जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 सोशोलॉजी पेपर 2 है। ठीक है, 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी का पेपर 2 है, क्लास 5 है। 4 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर भी सॉल्व कराया है, लिंग और समाज का। ठीक है, तो जाकर उस पेपर को भी देख लीजिएगा, इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर है, बहुत ही शानदार है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है SOC 305। ठीक है, चलें, पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी, लिंग और समाज। चले साथियों, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? तो महिला सशक्तिकरण। ठीक है, वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए, ये मॉडल पेपर है, आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को आगे जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, चलें, दूसरा प्रश्न है आपका, भारत दंड संहिता की कौन सी धारा भ्रूण हत्या को दंडित करती है? तो धारा 315 जो है साथियों, ये भ्रूण हत्या के मामले में दंडित करती है आपको। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों से घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया? कन्या शिशु की हत्या अवैध को घोषित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है साथियों, कन्या भ्रूण हत्या के निषेध के लिए एक अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1870 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा है, महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न हैं, बलात्कार है, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, छठवां प्रश्न आपका पूछा है, महिला उत्पीड़न के कारण नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, पर्यावरण प्रदूषण, ये महिला उत्पीड़न के कारण नहीं है। बाकी पुरुष प्रधानता, ठीक है, स्त्रियों का पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, सामाजिक कुप्रथाएं, ये सभी महिला उत्पीड़न के कारण है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण ये नहीं है। ठीक है, चले, सातवां प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी? तो ये अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 में महिलाओं को अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चले, 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, अनुच्छेद 21 संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट अभिनिर्धारित किया है कि, जो सुप्रीम कोर्ट है अभिनिर्धारित किया है कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार है। ये ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे? तो यह अनुच्छेद 243(3) में कहा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा है साथियों, किस अनुच्छेद में निर्वाचन नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 325 में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है निर्वाचन नामावली में। ठीक है, चलें, 13 नंबर प्रश्न क्या है, आनर किलिंग का कारण है? तो पितृसत्तात्मक जो समाज है आनर किलिंग का कारण है। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है, भारत में आनर किलिंग के कारण हैं? तो पितृसत्तात्मक समाज, परंपरागत पुरुष प्रधानता समाज, शिक्षा की कमी, ये सभी भारत में आनर किलिंग के कारण हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है?
अनुच्छेद 14 में दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या है? भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, अधिनियम के अनुसार निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत धारा 19 में दिया गया आदेश है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 18 नंबर प्रश्न क्या है आपका? घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यक्ति व्यक्ति से अभिप्रेत है तो उस स्त्री से जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में रही है, ठीक है, जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है, ऐसे उसका अभिकथन है। ठीक है, तो ये तीनों आपके जो महिला संरक्षण अधिनियम है 2005 के अनुसार ये व्यक्ति व्यक्ति से अभिप्रेत है ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय से अभिप्रेत है तो क्या अभिप्रेत है? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय से अभिप्रेत है, कौन अभिप्रेत है? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है, चलें 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं ये भी आते हैं और जो पूर्व में भी साथ रहे हों ये भी आते हैं, तो दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A क्या अधिकार देता है? तो यह हमें शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। ठीक है, जो गांव में प्राथमिक विद्यालय होते हैं आप लोग देखे होंगे, 6 से 14 साल के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका? संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये तीनों हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जो मैंने मॉडल पेपर 5 दिया था उसमें काफ़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने बताया। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में लिंक है, जाएंगे पेपर 2 में जब आप, तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगा क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सभी आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मॉडल पेपर हैं। 23 नंबर प्रश्न है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 5 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना गया है? 2020 को माना गया है। प्रश्न नंबर 25 क्या है? हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26 नंबर साथियों प्रश्न इसमें देखेंगे हमारा क्या है? वर्ष 2011 और 19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर कितना हो गया है? तो 26.4% हो गया है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो शोषण का विरुद्ध है यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार
माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 32 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है? चक्रीय है, संरचनात्मक है, ऐच्छिक है या फिर कोई नहीं? तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है? निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है? तो जो पांडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है। तो किस संघ शासित प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात है? तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। पुडुचेरी में हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। वहीं दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है और पुडुचेरी जो है इसमें लिंगानुपात सबसे अधिक है। ये संघ शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अरुणाचल प्रदेश लिंगानुपात 958, ये गलत है आपका। गुजरात 940, ये भी गलत है। उड़ीसा का लिंगानुपात 979, ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली में 868 है लिंगानुपात आपका। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 35 क्या है? 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2001 में भारत का जो लिंगानुपात था साथियों जनगणना में 933 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। ठीक है, ये 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात था। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 से 36 नंबर, लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है? तो लिंगानुपात को 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से मापा जाता है। अभी मैंने बताया है आपको। ठीक है, 1000/933 इसी तरह से मापा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है? भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 38 क्या है? वर्ष 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है? भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? यानी दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक है? तो जो बांग्लादेश है इसकी जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है? कब सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अधिनियम पारित किया गया? तो 1829 में। ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो अधिनियम था इसको पारित किया गया था। अच्छा ध्यान रखेंगे, डेट भी याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए सती उन्मूलन अधिनियम पारित किया था। प्रश्न नंबर 41 है 41 नंबर, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विवाह को वैध कब माना गया? तो 1856 में वैध माना गया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत, ठीक है, 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 16 जुलाई जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है, मैंने देखा है पेपर, अभी मैंने सॉल्व नहीं कराया है, उसे मैं जल्दी सॉल्व करा दूंगा। उसमें डेट भी दिया है, तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया था, यानी लीगल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1899 ईस्वी में पूना में किसके द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना की गई? तो जो डी.के. कर्वे हैं इनके द्वारा 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, साल 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना डी.के. कर्वे ने की थी। ठीक है, इनके पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे, एक समाज सुधारक और शिक्षक थे।
प्रश्न नंबर 43 क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न नंबर आपका 44 है, 44 नंबर, किस विचारधारा का मानना है कि, यानी ऐसा इन चारों में से कौन सी विचारधारा है जिसका मानना है कि महिलाओं से उत्पीड़न का मूल कारण शारीरिक प्रक्रिया विज्ञान और इतर लिंगी आकर्षण है। यह पति और पत्नी से निर्मित एक परिवार के मूल में निहित है। तो यह कंटर नारीवाद का विचारधारा का मानना है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है, किस विचारधारा के अनुसार लैंगिक निर्माण पुरुष वर्चस्व की एक विस्तृत प्रणाली को दर्शाता है और इसे समाप्त होना चाहिए। तो ये कट्टरपंथी जो नारीवाद है इसकी विचारधारा है ये। ठीक है, कि लैंगिक निर्माण पुरुष वर्चस्व की एक विस्तृत प्रणाली को दर्शाएगा ये, और इसे समाप्त भी होना चाहिए। ठीक है, चलें 45 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 क्या है, लिंग है। लिंग क्या है भैया, तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा है, अखबार से ऐसी कहानियां और कटिंग का चयन और प्रस्तुत करना जो गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों को चित्रित करती है, एक प्रभावी रणनीति है। तो लिंग रूढ़िवाद का विरोध। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 आपका क्या पूछा है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सन 1881 1881 में भारत में संपूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, देखें भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, और भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्ण जनगणना 1881, पहली जनगणना भारत की 1872 में, दोनों ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा साथियों, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया। 1952 में आरंभ किया था। कुछ इसमें मैं की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम साल 1972 में शुरू किया था। ठीक है, 1972 में। साल 1952 में भारत ने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ठीक है, 1952 में शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1972। चले प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियमों के तहत वर्तमान में सजा के तौर पर नियत है 1 साल व 20,000 का जुर्माना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। साथियों मिलते हैं जल्द ही, आपके जो पेपर आपके हुए हैं मैं सॉल्व पेपर लेकर जल्दी उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।